नमस्कार स्टूडेंट, कल हमने पर्यावरण के प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, अर्थ परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से पर्यावरण पैदा होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने स्वरूप के आधार पर देखे हैं, क्षेत्र के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर। फिर उसके बाद हमने पर्यावरण का वर्गीकरण किया है कि पर्यावरण किन किन आधारों से जन्म लेता है, पर्यावरण का प्रदूषण, प्रदूषण होता कितने प्रकार के हैं, वो कहाँ कहाँ से जन्म लेता है, कितने तरीके से जन्म लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण वह सभी कार्य या कारण तथा स्थितियां जिससे मनुष्य के जीवन को खतरा पैदा होता हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गुणवत्ता में ह्रास होना उत्पन्न होता हो या अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न प्रारंभ हो जाता है, तब उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस पर्यावरण प्रदूषण से विविध समस्याएं उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। पहला समस्या उत्पन्न होता है पर्यावरण प्रदूषण से प्राकृतिक पर्यावरणीय संकट। कहने का मतलब ये कि जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है या कहा जाता है कि हमारे आसपास वायुमंडल सब प्रदूषित हो जाता है, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, बिजली, कोहरा, बर्फ गिरना, पाला पड़ना, ओलावृष्टि, गर्म एवं शीत शीत हवाएं एवं तूफान एवं बवंडर आदि, ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकृति क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, या प्रदूषित क्या होता है, प्रकृति पर्यावरणीय संकट आ जाता है। जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है पूरा, तो इससे क्या होता है, बाढ़। कहने का मतलब ये है कि वर्षा का ज़्यादा होना, क्योंकि पर्यावरण से अगर संतुलित होता है, पर्यावरण अगर संतुलित होता है तो क्या होता है, उससे बारिश संतुलित होता है। बारिश संतुलित होने के कारण क्या होता है, बाढ़ नहीं आता। उसके साथ साथ क्या होता है, कई बार सूखा भी आ जाता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण, कि जैसे कि हम क्या होते हैं अभी वर्तमान समय में, जो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अब तापमान लगातार बढ़ने के कारण क्या है, कि तापमान बढ़ने के कारण क्या है, एक बादल को एक बादल को क्या होने के लिए, बारिश होने के लिए ठंडी, हल्की ठंडी जलवायु या ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है। मगर कई बार क्या है, तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण क्या है, जो बादल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण से क्या है, बारिश नहीं होता। फिर इससे कारण क्या होता है, सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ क्या है, पृथ्वी के तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, जैसे कि क्या होता है, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे गैस बनना चालू हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी का भी तापमान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाने के कारण अपभ्रंश, भूकंप या चट्टानों का खिसकने का कारण बन जाता है। उसके इसी प्रकार से जैसे कि चक्रवात है, चक्रवात के निर्माण के कारण आप लोग जानते हो कि चक्रवात की जब जो हवाएं हैं वो गर्म होती है, फिर उड़ने लगती हैं। और उड़ने के कारण क्या होती है, हवा क्या होती है, जब एक जगह से कुछ हवाएं गर्म होकर जब हल्की होकर उड़ने लगती हैं, तो अन्य जगहों की जो हवाएं हैं उस जगह को भरने के लिए वहां पर आती है। फिर वो गर्म होती, फिर उड़ती। इस गति से जब तेज गति से इस प्रकार की क्रिया होना प्रारंभ होता है, तो जल्दी जल्दी से हवा आना उड़ जाना, हवा आना उड़ जाना, इसके कारण से फिर चक्रवात बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ साथ बिजली चमकना। कहने का मतलब है कि जब बादल क्या है, बारिश नहीं बन पाती है, बारिश के रूप में नीचे नहीं गिर पाती, तो जब वो हवा में भी इधर ऊपर में आसमान में जब वो इधर उधर घूमता है, तब क्या होती है, दो बादलों के टकराने की स्थिति बन जाती है, उससे बिजली चमकना। उसके साथ साथ कोहरा क्या होता है, कोहरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, धूप का नहीं निकलने के कारण या ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण होने के कारण या विभिन्न प्रदूषण होने के कारण है, क्या है, जो चीज़ें आज बादल बनकर उड़ जाने चाहिए, मगर तापमान क्या विभिन्न प्रकार की खराबियों के कारण क्या होता है, वो फॉग बन जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने दिल्ली में देखे होंगे। उसी प्रकार से बर्फ की गिरना, पाला पड़ना, ओलावृष्टि, गर्म एवं शीत हवाएं, तूफान एवं बवंडर, ये सभी चीज़ें क्या माना जाते हैं, पर्यावरणीय संकट माने जाते हैं। इनका प्रकोप कब होगा, कैसे होगा, इसका पूर्वानुमान कभी भी नहीं लगाया जा सकता। यदि भी इन विज्ञान में प्रकृति के इन संकटों को कम करने के लिए या कुछ सीमा तक क्या है, नियंत्रित करने की कुछ संभावनाएं का निर्माण हुआ है, मगर पर्यावरण संकटों के लिए मानवीय क्रिया सिद्धांत को कोई भूमिका नहीं निभाती। लेकिन अब पर्यावरण विशेषज्ञ कुछ संकटों के लिए मनुष्य को उत्तरदायित्व मानते हैं, जैसे कि अधिक वनों की कटाई करना, बाढ़, सूखा आदि की घटनाएं, भूगर्भीय जल आदि का दोहन या रेगिस्तान में वृद्धि और भूकंपों की संख्या में बढ़ोतरी आदि सभी क्या है, मनुष्य की क्रियाकलापों के कारण होता है। यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ क्या है, जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण आज वर्तमान समय में देखें तो वायु की समान मूल्य संरचना, ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन
78.00%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% या अन्य पदार्थ व गैसें 0.08 को ही मानव क्रियाकलापों के लिए सही माना जाना चाहता है। मगर इंसान ने क्या किया है, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग, औद्योगिकरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिक मात्रा में वायुमंडल में वृद्धि आदि से क्या है, वर्तमान समय में ग्रीन हाउस के प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत की क्षरण, स्मोक जैसी पर्यावरणीय समस्या को उदय हो चुका है, जिसके कारण से आज वर्तमान समय में क्या है, अत्यधिक उद्योगीकरण के कारण क्या है, इन सभी गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। अब इसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव कहने का मतलब तापमान लगातार बढ़ती जा रही है। अम्लीय वर्षा हो रही है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, जमीन है बंजर होती जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे कि हाल फिलहाल के दिनों में जो ताजमहल है उसका रंग है जो क्या है, बदल रहा है। उसका कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का कारण ये है कि हम जहाँ पर ताजमहल है वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। अब फैक्ट्री होने के कारण क्या है, वहाँ से या गाड़ी से निकलने वाली जो धुआं है, जब बादल बनती है, जब बादल बनती है, जब वो बारिश बनती है, तो उसमें एसिड पाया जाता है, एसिड मोनोऑक्साइड, उसमें बहुत सारी एसिड पाया जाता है। अब एसिड के कारण से क्या होता है, जो एक तो जमीन में जल जाता है, और जलने के साथ साथ कई बार जो हमारी धरोहर है उसका भी स्वरूप बदल जाता है। उसके साथ साथ क्या है, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण कहने का मतलब ये कि अत्यधिक मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो गैस है उत्सर्जित कर रहे हैं, मोटर गाड़ी से, क्या बोलते हैं, औद्योगिक कारखानों से। तो इसके कारण से क्या है, जो ओजोन परत है, जो हमें सूर्य की किरणें सीधा हमारे कांटेक्ट में आने से बचा रही है, उसका भी क्षरण हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारी जो हो सकती है, क्षय बीमारी या अन्य प्रकार की चीज़ है, उससे हमें क्या है, बचाने का काम करती है। मगर आज वर्तमान समय में ये जो सभी चीज़ें हैं, पर्यावरण, वायु प्रदूषण, इस प्रकार की समस्याओं को जन्म देने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ आते हैं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण की, वायु की आवश्यकता के बाद सबसे ज़्यादा मनुष्य के जीवन के लिए, सबसे ज़्यादा जीवन में अगर कोई चीज़ का अगर महत्व है तो शुद्ध जल। अशुद्ध जल प्रत्येक शहर, प्रत्येक देश, प्रत्येक गाँव या व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। उस पर उस पर भी हमने स्वयं प्रदूषित भी ना कर दिया है। औद्योगिक हमने क्या किया है, पहले हम खुद दूषित करते थे पानी को, मगर आज वर्तमान समय में क्या है, औद्योगिक जल स्राव, घरेलू मल तथा जल के वर्षा के आने वाली अनेक गंदगियों के इसके मुख्य कारण है। इससे पीने के पानी के स्रोत एवं भूगर्भ जल के भंडार प्रदूषित होते जा रहे हैं, और उसके कारण से बहुत बहुत सारी जो बीमारियां हैं, या आने वाले समय में हमें पानी की समस्या हो सकती है। जैसे कि आप लोग गर्मी के दिनों में देखेंगे, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, इन शहरों में पानी की किल्लत पिछले दिनों में देखा गया है। तो इससे कारण से क्या है, आज वर्तमान समय में जल प्रदूषण के कारण क्या है, आज वर्तमान समय में पीने के पानी की समस्या होती जा रही है। उसके साथ साथ आने वाले समस्या में हमें पानी के लिए या पानी खरीदना पड़ सकता है, जिस तरीके से हम अन्य चीज़ों को खरीद रहे हैं। उसके बाद आते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज बढ़ते औद्योगिकरण के भारी भीड़ से निकलने वाली विविध विविध वाहनों द्वारा ऊंची आवाज़ वाले हार्न का उपयोग, मनोरंजन के साधन जैसे टीवी है, रेडियो है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है आदि से क्या किया जाता है, ध्वनि फैलाया जाता है। अब इसने मनुष्य को चिड़चिड़ा और बहरा, ब्लड प्रेशर, बल्सर और मस्तिष्क रोग से ग्रसित कर दिया गया है। और आज वर्तमान समय में देखा जाता है कि आज जिस तरीके से वर्तमान समय में क्या है, लोगों के मध्य क्या है, समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ये सभी समस्याएं क्या है, आधुनिकता और ज़्यादा क्या है, तेज आवाज़ से सुनने वाली जो यंत्रों हैं, इसके कारण क्या है, मनुष्य की जो दिमाग है उसको क्या करना प्रारंभ कर दिया है, डिस्टर्ब करना, उसे परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ये भी कारण है कि आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लगातार निकलती जा रही है। उसके बाद आता है अगला प्रदूषण जो है, अंत पूरे विश्व जगत के लिए एक समस्या बनती जा रही है, भूमि प्रदूषण। अधिक धन, अधिक क्या है, फसल लेने के चक्कर में लोग आजकल क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते जा रहे हैं। मगर आज वर्तमान समय में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सब्जी उगाने या फसल उगाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से जो कीटनाशक है, रासायनिक दवाइयों का जो असर है वो इंसान के शरीर में सीधा जा रहा है। अब इसके कारण से क्या है, इंसान जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उससे लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस जो बीमारियां हैं वो क्या करना प्रारंभ कर दे रही है, खत्म करना प्रारंभ कर दे रही है। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में जन्म ले रही है, जिससे क्या है, एक स्वस्थ समाज की जो कल्पना विश्व के हर देश करना चाहता है वो लगभग खत्म होते जा रहा है। अगला अगर अगर समस्या देखें, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है आज वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि विविध अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि म्यूनसिपल एवं घरेलू अपशिष्ट, कहने का मतलब घर से हम म्यूनसिपल ऑफिस या
नगर पंचायत से निकलने वाली, नगर पालिका नगर पंचायत से निकलने वाली। उसके बाद है विनाशकारी अपशिष्ट है, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कि कंपनी फैक्ट्री से निकलने वाली एसिड है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें। उसके बाद है रासायनिक अपशिष्ट है, आणविक अपशिष्ट है। आणविक अपशिष्ट कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु या अणु हम बनाते हैं उससे निकलने वाली चीज़ें। औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योग से निकलने वाला। उसके साथ आता है कृषि से अपशिष्ट, कृषि कार्य से निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो भी क्या है प्रकृति के लिए, जैसे कि पैरा को आजकल जलाते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ये मुख्यतः चर्चा का विषय बन गया। अलग अलग रूप में सभी मानव जाति के को हानि पहुंचाने में इनसे आणविक अपशिष्ट को इतना दुष्प्रभावी है कि इसका प्रभाव अगले 100 वर्षों तक रहेगा और कैंसर जैसे भयावह रोग का कारण भी बन सकता है। ये सभी कारण। उसके साथ साथ वन्य जीवों में कमी। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में सघन वृक्षों को काटने से वन्य जीवों की आश्रय स्थल कम होते जा रहे हैं और वन्य जीवों के पलायन कम सुरक्षित क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में होने लगा है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के अंगों एवं अस्थियों को अवैध रूप में व्यापार अनेक जीवों का सहार करते। इसी कारण से जीवन की परिस्थिति तंत्र को भी इससे गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण से जो जंगल जंगल के जो जानवर हैं वो कहाँ पर आने लगे हैं, गाँव में आने लगे हैं। और उसके साथ साथ क्या जो एक पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो जानवर खाते हैं, मगर आज जानवर नहीं होने के कारण क्या है, वन्य जीव नहीं होने के कारण क्या है, जो चीज़ आज वर्तमान समय में खत्म हो जानी चाहिए वो खत्म नहीं हो पा रही है। इससे क्या है, महामारी या विभिन्न प्रकार की बीमारियों की स्थिति पनप रही है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र खराब हुआ है। उसके बाद आता है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण एक मुख्य कारण मनुष्य द्वारा वृक्षों की अत्यधिक कटाई का के कारण हुआ है। कहने का मतलब ये है इस इस कारण से वर्षा का पानी को हम रोक नहीं सकते और जिसके कारण से कि जल का जो बहाव है तेज हो जाता है। खेतों की उपजाऊपन, मिट्टी बनने की जो अवस्था है, जिससे बनने में कई वर्षों लग जाते हैं मिट्टी बनने में। एक तरफ से इसे निरंतर कृषि उत्पादन पर असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ मिट्टी नदी तालाब पोखर आदि समुद्री किनारों पर इकट्ठी होकर क्या करता है, भंडारों का भराव क्षमता और करती रहती। कहने का मतलब ये कि भूमि क्षरण आज वर्तमान समय में क्या है, मनुष्य ने क्या है पेड़ों को काटना ज़्यादा चालू कर दिया। अब इसके कारण से क्या है, जो पृथ्वी को या मिट्टी को बांध कर जो रखती है क्या है, पेड़ों की जो जड़ है, आज वर्तमान समय पेड़ नहीं होने के कारण क्या बारिश ज़्यादा होता है और तेज गति से वो बहा कर ले जाता है। अब इसके कारण से क्या है, हम फसल जो ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है उसे बहा कर ले जाते हैं। अब इसके कारण से फसल नहीं उगती, नहीं ज़्यादा पैदावार ज़्यादा नहीं होता। फिर हम क्या करना पड़ देते हैं, विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक दवाएं हैं उसे लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जो इंसान की शरीर में सीधा असर करना प्रारंभ कर देता है। उसके साथ साथ आता है अगला अगला जो प्रदूषण है, भूमि का असंगत उपयोग है। कहने का मतलब ये है कि भूमि का असंगत प्रयोग, कहने का मतलब ये है कि इंसान क्या करती है, तुरंत और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, तुरंत हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं, एक तो कृषि कार्य में हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, जिन जगहों पर कृषि कार्य किया जाता था वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घर बनाना या कॉलोनी या बस स्टैंड बनाना या विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके कारण से क्या होता है, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में क्या करते थे, कई बार बस स्टैंड विभिन्न प्रकार के कल कारखाने बना देते हैं। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण और कल कारखानों से निकलने वाली या गाड़ी से निकलने वाली जो प्रदूषण है सीधे एक शहर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। फिर इससे नई नई प्रकार की बीमारियों पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। ये भी एक कारण है पर्यावरण का प्रदूषण का। कहने का मतलब ये कि मनुष्य ने अपनी उपयोग होती प्राकृतिक संसाधनों को इतना काम में लिया है कि अब वर्तमान समय में लगभग सभी अपरिवर्तनीय साधन समाप्त हो चले हैं और ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिज के शोषण को तो विश्व को हाहाकार मच गया है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने आगे बढ़ने की जिद में इतना ज़्यादा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन उतनी तेज गति से उन्होंने उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है कि आज वर्तमान समय में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विश्व के सभी देश क्या हो रहे हैं, परेशान होना प्रारंभ हो गए। उसके साथ साथ क्या है, जो परिवहन के जो बढ़ते साधन हैं वो भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक समस्या बनती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आज पिछले 2 दशक में स्वचालित वाहनों की बहुत ज़्यादा जो वृद्धि है वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर दी है। कहने का मतलब है पहला समस्या अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहने का मतलब है गाड़ियों से निकलने वाली जो कोनो मोनोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे क्या होना प्रारंभ हो गया है, ये बादल बनती है और बादल के कारण क्या है, ये वर्षा होती है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी है वो जल जाती है या जमीनें जल जाती है, फिर वहाँ पर पैदावार होना बंद हो जाता है। दूसरा दुर्घटनाएं, वाहनों का अत्यधिक मात्रा में क्या वृद्धि के कारण क्या लगातार आए दिन आप लोग देखते होंगे दुर्घटना होना भी प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ साथ वायु प्रदूषण, सांस लेने में भी दिक्कत है या उसके कारण से सांस की बीमारी, दिल की बीमारी या विभिन्न प्रकार की बीमारियां होना प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ साथ क्या है, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट कहने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाहनों की वृद्धि हो जाने के कारण इससे क्या होता है कि जिनको क्या है
जिनका व्यापार क्या है परिवहन संबंधी साधनों से होता था, मगर उसके कारण से आज वर्तमान समय में क्या है पेट्रोल डीजल का उपयोग ज़्यादा के कारण अब सभी के पास गाड़ी होने के कारण क्या है अपनी क्या है रोजगार को बचा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से आर्थिक संकट आना भी प्रारंभ हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या है पेट्रोल और डीजल में भी कीमतें में लगातार बढ़ाई या उसमें कीमत में भी बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। उसके साथ आता है निराशात्मक भविष्य का प्रस्तुतिकरण। मनुष्य ने जहाँ प्रकृति के नाम पर इतनी समस्या उत्पन्न की है, आज विचारकों की अत्यधिक संख्या पर्यावरण से होने वाली कठिनाइयों से जूझ रही है। वहीं उन्होंने एक निराशात्मक या भय पैदा करने वाली भविष्य का चित्रण भी किया है, जिसमें पृथ्वी निवासी अत्यंत चिंतित हो उठे। कहने का मतलब यह है, चार्ल्स एक सौटिक ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी एंड द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में 17वें अध्याय में इकोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ मैन में लिखा है कि आज लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य के लिए पृथ्वी का सहन क्षमता क्या है। मनुष्य की आबादी के संदर्भ में पृथ्वी की जीवन रक्षण समर्थता की सीमाएं क्या है और अपनी ही जाति से उत्पन्न दबाव को सहने के लिए मनुष्य की सीमा क्या है। कहने का मतलब है कि आज वर्तमान समय मनुष्य के दिमाग में इतनी नकारात्मक पैदा हो चुकी है कि आज वो सोचता है कि मनुष्य ये जो पृथ्वी है वो कितनी इंसानों को सह सकता है। उसके साथ साथ मनुष्य की आबादी के संदर्भ में पृथ्वी की जीवन रक्षण समर्थता की सीमाएं क्या है। उसके साथ अपनी जाति से उत्पन्न दबाव को सहने के लिए मनुष्य में क्या सीमा है, वो कितना सह सकता है। उसके बाद आता है अंत में आता है जो सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न करती है पर्यावरण को लिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए समस्या पैदा करती है, वो सबसे आखिरी है शहरीकरण। अच्छी जीविका पाने के लिए और भरपेट भोजन पाने के लिए क्या है अधिक सुख सुविधा से संपूर्ण जीवन की कल्पना करने के लिए क्या करते लोग गांव से शहरों को बढ़ते हैं और भागते हैं। इससे शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, अच्छा भोजन, साफ और हवादार आवास की सभी की गड़बड़ा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग अब अधिक अधिक या बेहतर सुविधा के जीवन जीने के लिए उन्होंने क्या है अधिक भीड़ के कारण पर्यावरण के संतुलन को विकृत कर दिया। कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं अच्छा सुविधा पाने के लिए शहर की ओर भागते हैं और शहर की ओर भागने के कारण क्या है वो विभिन्न प्रकार की वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण या समस्याएं ज़्यादा होने के कारण क्या है वहाँ पर की जो हिंसा है, चोरी, अपराधीकरण है, मारपीट है एंड अनैतिक जो कार्य है उसको जन्म देना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब है कि शहर में अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा। अब काम नहीं मिल पाने के कारण कई लोग हैं क्या है वो विभिन्न प्रकार के जो कृत्य है, आपराधिक कृत्य है, उसमें भाग लेना प्रारंभ कर देगा। इससे क्या होगी समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। ये तो हो गया पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण से निर्मित समस्याएं। मगर आज भी उसके बाद आता है कि पर्यावरण है अगर इस प्रकार की जो समस्या अगर ना उभरे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो माना जाता है कि पर्यावरण में अगर प्रदूषण से अभी रोकना है, अभी जिस हाल में है उससे कम से कम करना है या उससे बढ़ने आगे बढ़ने नहीं देना है, तो हमें क्या करना होगा पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाना जरूरी है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ तो मैं पहले भी उस दिन बता चुका था कि जिस देश के धर्म ग्रंथों में इसके संबंध में क्या किया गया है चर्चा किया गया है। माना जाता है कि जैसे कि भारत के धर्म ग्रंथ यथार्ववेद में वर्णन किया गया है, हे पृथ्वी माँ मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको, तेरी जीवन शक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। इस प्रकार की जो सोच है हमारे जो धर्म ग्रंथ में कही गई है, अगर इसको अगर अध्ययन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि भारत में दोबारा पर्यावरण की जन जागरूकता लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। मगर आज वर्तमान समय में क्या है लोग आधुनिकता के कारण क्या है अपनी जो सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जो इतिहास है उसे नहीं पढ़ पाता और उनको नहीं पता होता कि हमें प्राचीन काल में हमने या हमारे इतिहास में किन किन चीज़ों को किस तरीके से अध्ययन किया गया, किसके बारे में क्या कहा गया, उसके बारे में नहीं जानते। हम क्या करते हैं मोबाइल में हाथ में उठाते हैं और विश्व के विभिन्न देशों की जो सोच है उसके बारे में जानते हैं, मगर वास्तव में हमने क्या किया है, किस संदर्भ में क्या किया है उसके संबंध में हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको जानना चाहिए। तो पर्यावरण की जन जागृति, तो आज वर्तमान समय में क्या है अगर पर्यावरण जन जागरूकता का सामान्य अर्थ है पर्यावरण के प्रति क्या करना सचेत होना, यह ज्ञात होना कि पर्यावरण क्या है और मानव मानव के लिए पर्यावरण को के लिए कितना हानि और फायदा पहुंचाते हैं। पर्यावरण में जनमानस की पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान, स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लाभ आदि इन तत्वों को जागरूकता के से संबंधित है। पर्यावरण जागरूकता में भौतिक जैविक पक्षों का ज्ञान एवं पारस्परिक निर्भरता को बोध। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो पर्यावरण है इंसान के लिए कितना आवश्यक है और इंसान के लिए कितना आवश्यक है और वो आने वाले समय में भविष्य में को कैसे निर्धारित करेगा मनुष्य का, उन सभी को क्या करना, उन सभी को बताना ये पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत आता है। मगर पर्यावरण जागरूकता का
उद्देश्य क्या है। वास्तव में जो सभी लोगों को क्या है, हम पर्यावरण के लिए जागृत करना चाहते हैं, मगर उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला माना जाता है इसका उद्देश्य कि जनमानस को पर्यावरण संबंधी ज्ञान कराना एवं विचार तथा सोचने की योग्यता को विकसित करना। उसके बाद आता है पर्यावरण संतुलन होने वाले कारणों का पहचान करना। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में जो बारिश बारिश नहीं हो रही समय पर, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, एक कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से ये सभी चीज़ें घटनाएं हो रही, वो घटनाओं को क्या करना, पहचानना और लोगों को बताना। दूसरा है कि पर्यावरण के स्रोत का समुचित एवं उपयुक्त दक्षता के साथ विदोहन करना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन और संसाधन है, उन सभी को क्या करना, सही तरीके से उपयोग करने के बारे में क्या करना, उनको ज्ञान देना। जैसे कि पानी है, सूर्य, पानी है, पेड़ पौधे या विभिन्न चीज़ें हैं, उसका सही तरीके से समुचित उपयोग दक्षता के साथ विदोहन करना, इसके बारे में जानकारी देना। प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण असंतुलन की स्थानीय पर्यावरणीय समस्याएं, उनसे होने वाली हानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि हम पेड़ को काटते हैं तो हमारे लिए कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम पानी को ज़्यादा उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, उससे हमारे आने वाले समय में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन समस्याओं को क्या करना, लोगों को बताना। उसके साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना। पर्यावरण को संरक्षित करने कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम मात्रा में क्या करना, गलत चीज़ों को या जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है उन चीज़ों को उत्सर्जित करें, ताकि हम पर्यावरण को क्या कैसे बचा सकें। इसके बारे में क्या करना, उपाय ढूंढना। उसके साथ साथ हैं पर्यावरण में मानव की पारस्परिक निर्भरता की पहचान, पर्यावरण को विकास को समझना। कहने का मतलब ये कि मनुष्य का विकास, जब पर्यावरण बेहतर होगा या जंगल हमारे आसपास ठीक ठाक होगा, तो कैसे मनुष्य क्या होगा, एक बेहतर जीवन व्यवस्था जी सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहा जाता है कि आपका आसपास, आपका एटमॉस्फेयर या आपका पर्यावरण क्या होता है, बेहतर होता है, तो इंसान के विकास भी उसी तरीके से क्या होता है, अच्छे तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी अच्छे व्यक्तियों के साथ में अगर रहोगे, गुजरोगे या उसके बीच में रहोगे लंबे समय तक, तो आपकी जो सोच है वो उसी तरीके से काम करना प्रारंभ कर देता है। अगर लंबे समय तक आप एक अलग प्रकार की जो सोच के है उसके साथ अगर रहोगे, तो आपकी सोच भी उसी प्रकार से हो जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर आप लंबे समय तक जंगल में रहोगे, तो आप में सोचने समझने की शक्ति की जो शक्ति है वो लगभग कम हो जाएगी। अगर आप सोचने समझने वाले शक्तियों के लोगों के बीच अगर रहोगे, जहाँ जो ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करते हैं उनके साथ रहोगे, तो ज़्यादा ये तरीके बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, हमें लोगों को बताना होगा कि पर्यावरण मानव पारस्परिक निर्भरता की एक पहचान है, और पर्यावरण विकास को समझना होगा, किस तरीके से मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है जब भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को समाधान में सहयोगी बनने होती, जनमानस की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। उसके साथ है पर्यावरण को किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाना। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना, लोगों को बताना और जागरूकता फैलाना, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। उसके साथ आता है कि इसके संबंध में कई बार क्या है, इसके संबंध में जागरूकता, जन जागरूकता के संबंध में कई बार इसके संबंध में सम्मेलन आयोजन किया गया। जैसे कि 1949 में ससेक्स झील में संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस पर प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्र समाप्त नाश होने की ओर ध्यान आकर्षित करना। 5 एवं 6 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव एवं पर्यावरण पर जो सम्मेलन आयोजित किया था, वह विश्व की मानव पर्यावरण के संरक्षण, विनाश, निवारण, नियंत्रण समस्याओं को सार्वभौम स्तर पर सुलझाने के एक अच्छा प्रयास था। अतः पर्यावरण के प्रति जागरूकता, महत्व, संवेदना, जल चेतना तथा ज्ञान को विश्व में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है, क्योंकि इन सभी जागरूकता की आवश्यकता आज वर्तमान समय में है। अब पर्यावरण की जन जागरूकता को कार्य एक बहुत ही बड़ा कार्य माना जाता है। भारतवर्ष इतनी अधिक भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति एवं जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। और इन कार्यों को अगर करना है तो हमें क्या होगा, कुछ विशिष्ट आधारों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जन जागरूकता फैलाया जा सकता है। पहला आधार ये है कि पर्यावरण क्या है, शिक्षा छात्र छात्राओं को जनतांत्रिक नागरिकों बनाने में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर जागरूकता फैलाना है तो हमें इस शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा कर देना चाहिए, ताकि लोग पहले से इसके बारे में जानें। उसके साथ साथ क्या है, पर्यावरण शिक्षा मनुष्यों को सामाजिक चरित्र के विकास में सहयोग करती है, इसके बारे में भी बताना चाहिए। और पर्यावरण की शिक्षा बच्चों के निश्चित विचारों को अग्रसर करने में सहायक होती है। ये सभी चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। उसके बाद आते हैं पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, तो वर्तमान समय में आधुनिक मानव समाज द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास के नाम पर लिए गए कुछ निर्णय हैं। उस निर्णय के कारण क्या है, आज वर्तमान समय में वो जो निर्णय है, मनुष्य ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जो कुछ निर्णय लिए गए हैं,
वो वास्तव में आज वर्तमान समय के लिए वो आत्मघाती बनते जा रहे हैं, सुसाइडर बनते जा रहे हैं। सुसाइडर कहने का मतलब है आत्महत्या जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसने पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें कुछ क्षति लाई है, जो जो संकट का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। मानव अनुक्रियाओं तथा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों को दोहन, अनुपयोगी तकनीक का प्रयोग, ऊर्जा का अविवेक का उपयोग, जैव विविधता की हानि, जनसंख्या का अधिवास विस्तार, राजनीति में व्यक्ति की असंगतों को बढ़ावा, दबावों और इसके समस्या क्या है, अंगों को क्या है क्षति पहुंचाना। इसके कारण से क्या है, वर्तमान समय में जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो एक मनुष्य को क्या है व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य इस दुनिया के सबसे तर्कशील या सोचने समझने वाला व्यक्ति है। तो इसे क्या है, जिस तरीके उपयोग करना चाहिए उन्होंने उपयोग नहीं किया है। तो इसीलिए आज वर्तमान समय क्या है, इन सभी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए हमें जन जागरूकता की आवश्यकता की जरूरत है। ये हो गई जन जागरूकता की आवश्यकता। उसके बाद आते हैं पर्यावरण जन चेतना का प्रयोजन। कहने का मतलब ये कि आधुनिक समाज में स्वस्थ संतुलित परिस्थिति को एक नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाता है, और पर्यावरण से हमारी पारस्परिक निर्भरता की जानकारी, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में आदि में लाभ मिलता है। मगर पर्यावरण जन चेतना से संबंधित पर्यावरण के लिए प्रयोजन को क्यों किया गया है? कहने का मतलब ये कि हमें क्या योजना बनाना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि पर्यावरण संरक्षण से हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, उसकी उपयोगिता क्या है और कहाँ कहाँ से होगा, इन सभी चीज़ों को बताना होगा। उसके साथ साथ क्या है, इसके अच्छा फ़ायदा क्या होगा, बुरा फ़ायदा क्या होगा, नुकसान अच्छा हानि क्या होगा, बुरा नुकसान क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना होगा, हमें लोगों को बताना होगा, या अभी पहले से योजना बनाकर बताना होगा कि जो पर्यावरण है उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आते हैं पर्यावरण की सुरक्षा में जन भागीदारी। उसके साथ साथ क्या है, पर्यावरण का अवनयन क्षति का अर्थ है सर्वनाश। इस कारण से पर्यावरण के प्रति जन चेतना भावी पीढ़ियों के लिए पौधों एवं जीवों का अनिवार्यता आवश्यकता प्रमाणित हो चुका है, और सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, समान महत्वपूर्ण है। यदि यदि पर्यावरण की कोई भी कड़ी विलुप्त हो जाती है तो समस्त पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। अतः मानस को पर्यावरण के प्रति सचेत जागरूक करना अनिवार्य है, क्योंकि पर्यावरण जन जागरूकता जन चेतना में पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं शोध प्राप्ति होती है, और जनमानस को पर्यावरण के अवनयन के परिणाम होने वाली समस्याओं को समझाने की जरूरत है। अगर वो समझ जाएगा तो हम पर्यावरण को आसानी से बचाया जा सकता है। मगर भारत में पर्यावरण जागरूकता के संबंध में कौन कौन से कार्य किए गए भारत में? तो माना जाता है कि पर्यावरण की क्षति का परिणाम सर्वनाश है। पर्यावरण की क्षति का परिणाम सर्वनाश है। पर्यावरण के प्रति जन चेतना अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा है। और भारतवर्ष में 1972 में विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय समिति स्थापना की गई है, और 1980 में एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसके वर्तमान विद्यमान वैधानिक उपायों प्रशासनिक शासन तंत्र द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की अनुशंसा की गई थी। और इसके अनुशंसा पे 1980 में इस पृथक पर्यावरण विभाग का निर्माण कराया गया, और इस विभाग को 1985 में उन्नत कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूप दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिसमें विभिन्न आयु समूह के पर्यावरण चेतना को जागृत किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों को पर्यावरण सूचना तथा तंत्र के द्वारा प्रसारित किया जाए, तथा मंत्रालय के द्वारा 1985 में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता को संगठित किया गया, और प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 28 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1997 से 98 के में प्रचार के प्रमुख वस्तु पर्यावरण प्रदूषण निवारक, नियंत्रण एवं संरक्षण आदि विषयों पर क्या किया गया, काम किया गया। उसके साथ साथ 1992 से 1993 में नई योजना के अंतर्गत पर्यावरण वाहिनी का प्रारंभ किया गया, जिसमें पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। उसके साथ साथ क्या है, पर्यावरण भारत में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत में क्या है, इसके संबंध में कुछ नियम एवं कानून का निर्माण भी कराया गया ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। जिसमें सबसे पहला आता है वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, जल संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण अपील संबंधी अधिकारी अधिनियम 1977, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। ये सभी वन्य संरक्षण अधिनियम सभी को क्या किया गया है, समय समय पर अधिनियम बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार के कोई भी लोग
क्या नहीं कर सके, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना कर सके। और वर्ष 1986 में पर्यावरण अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सरकार ने जलवायु, भूमि के साथ साथ संपूर्ण जीवन सृष्टि को पर्यावरण का अधिक माना है। इस प्रकार से पर्यावरण है इसके किसी भी भाग को क्षति या प्रदूषित करने पर 5 वर्ष की सजा या 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2004 में संशोधित किया गया है। मगर हम मानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार से भारतीय या पर्यावरण को प्रदूषण से को रोकने के लिए कई इस प्रकार से तरीका अपनाया गया है। मगर भारत में क्या है, पृथ्वी पर मनुष्य पुरातन विकास में पर्यावरण के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और भारतीय दर्शन में इस प्रकृति के सभी तत्वों को ईश्वर का प्रतिमान माना गया है। और हमारे धार्मिक संस्कारों के कारण प्रकृति का कारकों के प्रति हम संवेदनशील रहे हैं। और यथार्थवेद में पृथ्वी के संबंध में वर्णन किया गया है कि हे पृथ्वी, मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको। तेरी जीवन शक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। ये संस्कार प्राचीन समय से ही मानस पटल पर चलते रहे हैं और इसी कारण से लंबी अवधि तक पर्यावरण सुरक्षित रहा। मगर आज वर्तमान समय में क्या है, फिर भी इस स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता पड़ रही है। मगर आज वर्तमान समय में देखें तो हाल फिलहाल के देशों में समय में क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने क्या है अद्वितीय काम किया, जिसमें सबसे पहला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे ने नर्मदा नदी के किनारे बसे संबंधित प्रभावित मनुष्यों के साथ यह आंदोलन किया, अनेक वर्षों तक किया, ताकि जैव विविधता एवं आदिवासियों के संरक्षण के लिए संचालित हो सके। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य में चमोली जिले में आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्षों की रक्षा एवं वन कटाई को रोकने के लिए प्रारंभ किया था, जो भारतवर्ष के लिए प्रत्येक राज्य में फैल चुका है। और इसी आंदोलन के साथ साथ श्री पी हेगड़े ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन विकास एवं संरक्षण है। और कर्नाटक राज्य में आंदोलन एपिको आंदोलन के रूप में संचालित किया गया है। उसके बाद आते हैं सांत घाटी आंदोलन। सांत घाटी आंदोलन तो केरल प्रांत में जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जो जैव विविधता को क्षति हो रही थी उसको रोकने के लिए परियोजना के विरोध में जन जागरूकता आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन के कारण केरल राज्य के प्रशासन ने उसी स्थान पर आरक्षित वन घोषित कर उष्णकटिबंधीय वनों के क्षेत्र में जैव विविधता विकास के समृद्धि के लिए संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया था। ये हो गया आज की क्लास। बाकी हम पर्यावरण जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों के मध्य कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उसके संबंध में कल पढ़ेंगे।